यस क्लास लास्ट क्लास हमें डिस्कस करे थे लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम. Load balancing algorithm, there are two types of load balancing algorithm, static and dynamic. Okay, for static we further have two types, deterministic and probabilistic, and dynamic के लिए centralized and distributed. ठीक है, so first of all deterministic, we were discussing about the first type, that was deterministic static scheduling algorithm. ये है क्या? These are the distributed process scheduling algorithms. ठीक है, distributed process scheduling में हमें क्या बताना है? The concept of load balancing. और लोड बैलेंसिंग क्यों, क्या रिक्वायरमेंट होती है, लोड बैलेंस क्यों किया जाता है? ताकि आपका जो सिस्टम है वो क्या चाहता है कि किसी भी नोड के पास ज्यादा लोड ना हो, सभी में बैलेंस लोड असाइन किया जाए, सो दैट जो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन है वो टाइमली की जा सके. ठीक है, सो फॉर दिस पर्पस देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर लोड बैलेंसिंग. और लोड बैलेंसिंग कैसे होती है? आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक या फिर डायनामिक. अब स्टैटिक और डायनामिक में भी ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं दैट you have to study. After that we will study the algorithm for both these, static and dynamic. Okay, so first of all deterministic is very simple. In case of your deterministic कैसे work करता है? Just it has to know about the properties of nodes used within the system. यानी कि एक पूरा distributed system है, suppose ये 100 नोड से मिलके बना है, तो वो 100 नोड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स है. जैसे आप अपना, आपके पास अपना एक सिस्टम है, एक लैपटॉप है, आप उसमें चेक करते हो उसमें क्या प्रॉपर्टीज है, सिस्टम प्रॉपर्टीज चेक करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप ये चेक कर सकते हो आप क्या क्या एप्लीकेशन अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं, कितनी स्पीड आपके सिस्टम की हो सकती है. तो बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टीज आप फर्दर अपने सिस्टम पे काम करते हो. तो सेम यहाँ पे ये, यहाँ पे भी क्या करता है आपका सिस्टम डिटरमिनिस्टिक के केस में कि जितनी भी हमारी नोड से मिलके वो पूरा एंटायर सिस्टम बना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रॉपर्टीज को वो स्टडी करता है. आफ्टर दैट जो प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट करना है, तो प्रोसेसेस दैट इट वांट टू एग्जीक्यूट, आफ्टर दैट इट विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज प्रोसेसेस. जस्ट जो प्रोसेस जिस भी सिस्टम के साथ सूट करता है वो सिस्टम, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या करता है, सिंपली उस प्रोसेस को उस नोड को असाइन कर देता है. So that is the deterministic concept. Simple है deterministic concept. Just take the knowledge about the properties of nodes used in the system and about the properties of processes to execute. After that, it will assign the processes on the nodes based on its properties. ठीक है, जो जिस नोड पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं प्रोसेस, वो सिंपली उस नोड को वो प्रोसेस असाइन कर देता है. ठीक है, रेंडमली नहीं कर रहा है. रेंडमली जैसे प्रोसेस आया, उसने कोई नोड आइडल देखी और उसको असाइन कर दिया, नो. ये कैसे असाइन कर रहा है? नोड की और प्रोसेस की दोनों की ही प्रॉपर्टीज को चेक करके. ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे कंसेप्ट है आपका स्टैटिक केस में, और क्या कंसेप्ट यूज होता है इधर? प्रोबेबिलिस्टिक कंसेप्ट यूज किया जाता है. ठीक है, अब डिटरमिनिस्टिक क्या था, कैसे वर्क करता है? बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ नोड एंड प्रोसेसेस, बट योर प्रोबेबिलिस्टिक स्टैटिक कंसेप्ट वर्क बेस्ड ऑन द टोपोलॉजी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. ठीक है, टोपोलॉजी आपको पहले मैंने बताया था, टोपोलॉजी क्या होती है? द लेआउट ऑफ योर एंटायर नेटवर्क. कि वो जो पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ही अगर सिस्टम है, नेटवर्क है, तो वहां पे कौन सा लेआउट यूज हो रहा है, कौन सी टोपोलॉजी यूज हो रही है, स्टार है, रिंग है, बस है, हाइब्रिड है, मैश है. तो बेस्ड ऑन दैट टोपोलॉजी आपका जो सिस्टम है वो अब प्रोसेस से जो भी आपके सिस्टम में एंटर करेंगे उनको नोड को असाइन करता है कि वहां पे किस टाइप की टोपोलॉजी यूज हो रही है. अब ये हमें पता है, आपने पहले पढ़ा होगा नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में हर एक टोपोलॉजी की अपना ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है. ठीक है, सो बेस्ड ऑन द टोपोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ये जो प्रोबेबिलिस्टिक कंसेप्ट है, प्रोसेसेस को नोड को असाइन करता है. ठीक है, सो ये सेकंड कंसेप्ट है. इसमें आपका जो हम एल्गोरिथम अभी पढ़ेंगे, लास्ट टाइम आपको बताए थे 3, वो अब हम स्टडी करेंगे आगे, राउंड रॉबिन, रेट मोनोटोनिक एंड अर्लीस्ट डेडलाइन कॉस्ट. ठीक है, बाकी लेकिन ये जो कंसेप्ट है सभी के ही आपको पता होना चाहिए. डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब क्या है. ठीक है, डिटरमिनिस्टिक सिंपल है, जहाँ पे कि प्रोसेस और नोड दोनों की प्रॉपर्टी को चेक करने के बाद प्रोसेसेस नोड को असाइन किए जा रहे हैं. प्रोबेबिलिस्टिक क्या है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल टोपोलॉजी को स्टडी कर रहा है कि वो जो पूरा नेटवर्क है वहाँ पे किस टाइप की टोपोलॉजी यूज की जा रही है. बेस्ड ऑन दैट टोपोलॉजी प्रोसेसेस जो है वो फिर नोड को असाइन किए जा रहे हैं फॉर एग्जीक्यूशन. ठीक है, फॉर दिस स्टैटिक टाइप वी विल स्टडी दिस राउंड रॉबिन. हियर जस्ट यहाँ पे एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, रेट मोनोटोनिक क्लास. इसको भी आप एक बार नोट कर लो. रेट मोनोटोनिक डज नॉट कम अंडर दिस डायनामिक, इट विल आल्सो कम अंडर दिस स्टैटिक कैटेगरी. जो आपका रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम होता है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कंसेप्ट रहता है,
फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स प्रायोरिटीज होती है, तो रेट मोनोटोनिक जो होगा आपका दैट विल कम अंडर दिस स्टैटिक कैटेगरी. फॉर डायनेमिक वी हैव ओनली दिस ईडीएफ, अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट एल्गोरिथम. ठीक है, अब यहाँ पे आओ डायनेमिक पे. डायनेमिक में फर्स्ट टू पार्ट्स है. डायनेमिक में भी सेंट्रलाइज सिस्टम भी हो सकता है या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी हो सकता है. ये सेम ही है जो हम हमेशा पढ़ते हैं, सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड का डिफरेंस. ठीक है, फॉर सेंट्रलाइज सिस्टम अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज है, इट मींस देयर विल बी अ सेंट्रल नोड दैट विल कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द अदर नोड्स. ठीक है, एक सेंट्रल नोड होगी जो डिसाइड करेगी कि कौन सा प्रोसेस आपकी कौन सी नोड को असाइन किया जाएगा. दैट इज योर सेंट्रलाइज सिस्टम. ओके, अब नेक्स्ट जो है इधर देखो डिस्ट्रीब्यूटेड. डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास कोई सेंट्रल नोड नहीं होती. ठीक है, यहाँ पे जो आपकी एंटिटीज कहलाती है, जो सभी नोड्स उसको हम एंटिटीज बोल रहे हैं, वो सभी खुद ही डिसीजन लेती हैं कि किस नोड पे अभी आपका एट प्रेजेंट कौन सा प्रोसेस एंटर करेगा और कौन से प्रोसेस को एट प्रेजेंट एग्जीक्यूट करेगा. यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, सेल्फ शेड्यूलिंग है. बट आपका जो सेंट्रलाइज सिस्टम अगर यूज हो रहा है वहाँ पे सेल्फ शेड्यूलिंग नहीं है. देयर इज अ सेंट्रल नोड दैट विल शेड्यूल द प्रोसेसेस फॉर ईच नोड. ठीक है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बोथ दिस कांसेप्ट, सेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. तो देखो देखो यार, हमें पता है सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो ऑब्वियसली इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम देयर विल बी अ सेंट्रल नोड. ठीक है, दिस सेंट्रल नोड विल टेक डिसीजन. क्या डिसीजन, कि किस नोड को कौन सा प्रोसेस असाइन किया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, या फिर किस नोड पे कितना लोड. ठीक है, अब फॉर दिस कंसेप्ट आपका जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द load balancing factor. Here it uses a load working is based on the load balancing factor. ये load balancing factor कौन जनरेट कर रहा है, ये आपकी सेंट्रल नोड जनरेट कर रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल नोड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द नोड्स प्रेजेंट विद इन द सिस्टम. ठीक है, सेंट्रल नोड का सबसे पहला टास्क क्या है कि उसके अलावा जितनी भी नोड होंगी वहां पर सिस्टम में, उन सभी की प्रॉपर्टीज की नॉलेज वो गैदर करेगी, कलेक्ट करेगी. आफ्टर दैट इट विल जनरेट ए लोड बैलेंस फैक्टर. लोड बैलेंस फैक्टर क्या होगा, सिंपली ये वो फैक्टर है, यानी कि आप कह सकते हो वो अमाउंट है जो ये बताता है कि कितना लोड किसी एक पर्टिकुलर नोड को असाइन किया जाएगा. जैसे टोटल 100 प्रोसेसेस है, तो सपोज आपका जो सेंट्रल नोड है वो एक लोड बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करती है जिसमें क्या आता है 5. तो अगर ये 5 वैल्यू आती है तो इट मीन्स जो 5 प्रोसेसेस हैं वो सभी नोड्स को असाइन किए जाएंगे बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. किसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, नोड की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, किस सिस्टम की कितनी कैपेबिलिटी है. ठीक है, आफ्टर दैट जब ये लोड बैलेंस फैक्टर जनरेट हो जाता है बाय द सेंट्रल नोड, ये वाला फैक्टर यानी कि बैलेंस फैक्टर ब्रॉडकास्ट किया जाता है टू ऑल द नोड्स. यानी कि अब ये इंफॉर्मेशन कि आपका जैसे सपोज बैलेंस फैक्टर है 5, तो ये इंफॉर्मेशन सेंट्रल नोड सभी नोड को ब्रॉडकास्ट कर देगी. वो खुद सेंट्रल नोड के पास भी जाएगी, प्लस जितनी भी नोड्स वहाँ पे कनेक्टेड होगी ओवर द नेटवर्क, उन सभी नोड के पास से इंफॉर्मेशन आ जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से आपका सेंट्रलाइज सिस्टम वर्क करता है डायनेमिकली. और ये जो आपका लोड बैलेंस फैक्टर होता है, इसकी कैलकुलेशन ऐसा नहीं होती है कि आपकी फिक्स रहेगी, कि मतलब आपका एक बार ही लोड बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट होगा तो उसी के अकॉर्डिंग लोड सबको असाइन हो गया. नो, आपकी जो सेंट्रल नोड है उसका क्या टास्क होता है, वो पीरियडिकली लोड बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करती रहती है. आफ्टर दैट जो भी वैल्यू आती है वो सभी को ब्रॉडकास्ट कर देती है. ब्रॉडकास्ट होने के बाद फिर सभी नोड के पास एक बैलेंस, एक इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोसेसेस आ जाते हैं फॉर एग्जीक्यूशन. लेकिन कौन सी नोड के पास कौन सा प्रोसेस आएगा ये भी वही डिपेंड करते हैं कि किस नोड की क्या प्रॉपर्टीज है. तो ये कौन चेक कर रहा है, यहाँ पे सारा काम कौन कर रहा है, ये सेंट्रल नोड करती है. ठीक है, अब फॉर डायनेमिक एज कंपेयर टू द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये हमने वैसे भी पढ़ा है, सेंट्रलाइज जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड के जितना एफिशिएंट नहीं काम करता है. सेंट्रलाइज जो होती है उसकी वर्किंग अच्छी होती है, बट एज कंपेयर टू द डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट वर्क बेटर देन दिस सिस्टम. ठीक है, एंड ऑल्सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम हैज लो fault tolerance
पर्पस, हमारा मेन पर्पस वैसे है क्या यहाँ पे, लोड बैलेंस करना। लोड बैलेंस आपका सिस्टम कर देगा, बट अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड को, तो डिस्ट्रीब्यूटेड की वर्किंग ज्यादा बेटर है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, क्योंकि आपका सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेप्ट कहीं टॉपिक में यूज हो रहा है। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी किसकी अच्छी रहेगी? डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आपकी सेंट्रलाइज की अच्छी होती है। जो आपकी एफिशिएंसी है, फॉल्ट टॉलरेंस पावर है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड की अच्छी होती है। बट जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो सेंट्रलाइज की अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही नोड है जो कि डिसीजन ले रही है, उसी का डिसीजन चलेगा सभी नोड्स पर। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड की देख रहे हो तो वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल है, सभी नोड्स सेल्फ शेड्यूलिंग कर रही है, सभी का अपना अपना डिसीजन है। दैट्स व्हाई वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकती है। लेकिन सेंट्रलाइज में ऐसा कुछ नहीं है, एक डिसीजन है, वही डिसीजन सबको फॉलो करना है। ठीक है, सो इन सेट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आपकी सेंट्रलाइज की अच्छी होती है, लेकिन जो बाकी हम फैक्टर्स देखते हैं सिस्टम से रिलेटेड, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड में अच्छे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्लियर है। सेंट्रलाइज, इसमें सेंट्रल नोड है दैट विल कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर, आफ्टर दैट दिस बैलेंस फैक्टर विल broadcasted to all the nodes, and after according to this balance factor all the nodes adjust its load. नेक्स्ट देखो इधर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड सिंपल अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगी, सेल्फ शेड्यूलिंग। जो डिसीजन लिया जाएगा वो नोड खुद लेंगी, ऑल द नोड टेक देयर ओन डिसीजन अबाउट द लोड बैलेंसिंग। यहाँ किसकी बात हो रही है, लोड बैलेंसिंग की। यहाँ पे सेंट्रल लोड डिसाइड कर रही थी कि कितना लोड मुझे कौन से नोड को देना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में हर एक नोड जो है, जैसे 100 नोड है तो वो सेल्फ शेड्यूल करेंगे, वो खुद डिसाइड करेंगे कि वो कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कितना लोड उनको एट प्रेजेंट अभी असाइन हो सकता है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करती है, लेकिन इस तरह से देखो, कोऑपरेटिव फॉर्म में भी करती है और नॉन कोऑपरेटिव फॉर्म में भी करती है। अब ऑब्वियसली, अब जैसे सपोज आपकी मैंने कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दिए, ओके, तो वन बाय वन आप सब अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप किसी वे में भी कर सकते हो, तो कोऑपरेटिव में भी, यानी कि आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो वहाँ पे, या फिर नॉन कोऑपरेटिव वे में भी आप कर सकते हैं। अगर आप कोऑपरेटिव वे में करेंगे तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि किसी और क्लासमेट का वर्क अभी तक कितना हो गया है, उसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया या मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इजीली उससे हेल्प ले सकते हो। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड में होता है। होती तो यहाँ पे सेल्फ शेड्यूलिंग है, सेल्फ बैलेंसिंग है, बट ये दोनों फॉर्म में की जा सकती है, कोऑपरेटिव में भी यूज होती है और नॉन कोऑपरेटिव में भी। अब कोऑपरेटिव क्या होगा, इट इज अ मेथड इन विच द नोड कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट विद ईच अदर। जो सभी नोड है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है टू टेक द डिसीजन अबाउट लोड बैलेंसिंग। ठीक है, बट फॉर योर नॉन कोऑपरेटिव, ये हमें पता है ये क्या मेथड है, जहाँ पे कि सभी नोड्स इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, वो एक दूसरे की नहीं क्वेश्चन मार्क करती किसी भी फंक्शन के लिए, दे ऑल इंडिपेंडेंटली वर्क। जैसे उनके पास प्रोसेसेस असाइन होते हैं, आफ्टर दैट वो क्या करती है, सिंपली चेक करती है उस प्रोसेस की प्रॉपर्टीज, अगर वहाँ पे रिसोर्स रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो सिंपली उन प्रोसेसेस को वो एग्जीक्यूट कर देती है। ठीक है, यहाँ पे आपका भी मैंने बताया कि डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं होता है, बट इस सिस्टम की परफॉर्मेंस आपकी बेटर होती है एज कम्पेयर टू द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और अगर ये कोऑपरेटिव फॉर्म में काम करता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, सो इट विल परफॉर्म मच बेटर देन ऑल दी अदर टाइप्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थे। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम। जो 3 है आपके, राउंड रॉबिन और रेट मोनोटोनिक, दोनों आपको स्टैटिक के कैटेगरी में लेना है। और जो आपका अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट है, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डायनामिक। ठीक है, ये क्लियर है। डायनामिक के दोनों टाइप, सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, सेल्फ शेड्यूलिंग है, सेल्फ कंट्रोलिंग है, आप यहाँ पे कह सकते हैं सेल्फ बैलेंसिंग है, वो खुद ही बैलेंस कर रहे हैं। या तो कोऑपरेटिव फॉर्म में कर सकते हैं, एक दूसरे की अपनी स्टेट की इंफॉर्मेशन शेयर करके, या फिर वो नॉन कोऑपरेटिव में भी कर सकते हैं, यानी कि विदाउट शेयरिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली ही वो बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एल्गोरिदम फॉर दीज टाइप्स। राउंड रोबिन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। राउंड रोबिन क्लास बताओ, व्हाट इज द राउंड रोबिन एल्गोरिदम?
एनीवन? इस पे बेस्ड वर्क करते हैं आपका राउंड रोबिन क्या कंटेन करता है, क्या क्राइटेरिया होता है राउंड रोबिन के लिए। First of all, this type of algorithm, round robin algorithm, consists of a time slice. ठीक है, आपको बताया था मैंने टाइम स्लाइस, टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट, ये तीनों एक ही चीज होती है। टाइम स्लाइस, क्वांटम या टाइम स्लॉट, जो क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोसेसर इज असाइंड टू द प्रोसेसर। ठीक है, टाइम क्वांटम क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम जिसके लिए फॉर विच कोई भी प्रोसेसर, जैसे कि सीपीयू जो है आपका, सीपीयू असाइन किया जाता है प्रोसेसर को, वो होता है आपका टाइम। दूसरा, हमारे पास टाइम क्वांटम हो गया, वैल्यू आपको गिवन होगी एक फिक्स्ड वैल्यू। सेकेंड थिंग, ये कैसे प्रोसेसेस को असाइन करेगा प्रोसेसर, टाइम पीरियड तो पता लग गया, लेकिन फर्स्ट किसको वो असाइन करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल। यानी कि जो आपका राउंड रॉबिन होता है, ये 2 पैरामीटर्स कंटेन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फीफो, फीफो में चलता है फर्स्ट इन कम फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट आएगा उसी को ही पहले ये प्रोसेसर असाइन करेगा। और प्रोसेसर कब तक असाइन करेगा, जितना की टाइम स्लाइस मेंशन होगी, गिवन होगी। अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करना भी आएगा तो ऑब्वियसली वहां पे आपको कुछ ना कुछ टाइम स्लाइस वैल्यू गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है कि आपको क्या देखना है वहां पे, ऑर्डर, अराइवल ऑर्डर जो पहले आता है सिस्टम में, उसी को ही पहले राउंड रॉबिन जो है वो असाइन करता है प्रोसेस। ठीक है, अब देखो इसमें एग्जाम्पल राउंड रॉबिन का कैसे आप शो कर दो। First of all, note this point. It will follow the FIFO order. And secondly, there is a time slice, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। टाइम स्लाइस होती क्या है, वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड के लिए किसी भी प्रोसेस को सीपीयू असाइन किया जाता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं अप टू 100 मिली सेकेंड्स। नेक्स्ट, अब देखो फॉर एग्जांपल, suppose there are 3 processes to execute using the round robin scheduling. We have 3 processes, P1, P2, P3. ठीक है, after that we will be given the burst time for the processes. Suppose the burst time for the processes is P1 for 24, P2 is 3 and P3 for P3 is also suppose 3. ठीक है, burst time पता है क्या होता है, burst time is the completion time, वो टाइम पीरियड है जब एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए। दिस इज द कंप्लीशन टाइम। अगर सपोज आपको सिर्फ प्रोसेसेस दिए और आपको उस पर राउंड रोबिन अप्लाई करना है, तो आपको ये खुद से कंसिडर करना पड़ेगा बर्स्ट टाइम वैल्यू। तो बर्स्ट टाइम वैल्यू क्या है, सिंपल, वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड तक आपका ये प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा। तो P1 जो है उसके लिए 24 यूनिट्स ऑफ टाइम है, P2 के लिए 3 लिया है हमने और P3 के लिए भी 3 लिया। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या मेंशन होगा इस केस के लिए, दी वैल्यू ऑफ टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस। टाइम स्लाइस गोस 4 मिलीसेकंड। ठीक है, ये सब आपको गिवन है। नाउ अब आपको क्या करना है, जस्ट इसका शेड्यूलिंग प्रोसेस कंप्लीट शो करना है। प्रोसेसेस आर गिवन, 3 प्रोसेसेस, देयर बर्स्ट टाइम आर गिवन, देयर टाइम स्लाइस आर गिवन। इट मींस कि हम हमारा जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या करेगा, 4 सेकंड के लिए प्रोसेसर इन प्रोसेसेस को असाइन करेगा। जैसे ही किसी एक प्रोसेस के 4 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, आफ्टर दैट उसके एग्जीक्यूशन को प्रीएम्प्ट किया जाएगा और वो प्रोसेसर जो है किसी और प्रोसेस को असाइन किया जाएगा। सो इसमें वन मोर पॉइंट यू कैन ऐड इन दिस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, दैट इट इज अ टाइप ऑफ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। क्योंकि किसी भी प्रोसेस को जब तक हम नहीं दे रहे प्रोसेसर, जब तक कि वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, हम सिर्फ एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सभी को ही प्रोसेसर असाइन कर रहे हैं टर्न बाय टर्न। ठीक है, जैसे ही जैसे P3 की टर्न कंप्लीट हुई तो हमें पता है फिर से क्या होता है कि फिर से फर्स्ट प्रोसेस की टर्न आ जाती है। तो इस तरह से टर्न चलती रहती है, कब तक, रोटेशन में, जब तक कि सभी की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती है। ठीक है, अब ये देखो इसको कैसे आप इसका ग्रैंड चार्ट ड्रॉ करते हो।
Gantt chart to schedule these processes according to the round robin schedule. फर्स्ट ऑफ ऑल Gantt चार्ट पे हम क्या मेंशन करेंगे? टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम या फिर फेज हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है। वी स्टार्ट विद द जीरो, वैल्यू जीरो, और मैक्सिमम आप इतना ले सकते हो, इसका टोटल कर दो कितना आपका होगा, लाइक 6 ये 24 ये 30, तो 30 तक आप इस वैल्यू को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको लास्ट में वैल्यू लेनी है तो सिंपली आप पहले यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करो जीरो से, उसके बाद आपको अपने आप ही वैल्यूज मिलती रहेंगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट किया जीरो पे, ओके। अब ये है क्या? राउंड रोबिन। तो राउंड रोबिन क्या फॉलो करता है? फीफो का, फीफो का कंसेप्ट, यानी कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फॉर दिस यू ऑल्सो हैव टू मेंशन अनदर, दैट इज कि कौन सा प्रोसेस किस टाइम पे आया है, ठीक है। सपोज यही इसका ऑर्डर, अराइवल ऑर्डर, अराइविंग टाइम, या पर अराइवल ऑर्डर सिंपली मेंशन कर सकते हो। ये वन P1, फर्स्ट P1 आया सिस्टम में, फिर P2 आया, एंड आफ्टर दैट P3 आया। तो अब सबसे पहले क्या होगा? P1 की टर्न आएगी, क्यों? क्योंकि FIFO चल रहा है तो P1 हमारा सिस्टम में पहले आया है। अब हमें पता है कि टाइम स्लाइस है 4 ms का, तो P1 क्या करेगा? सबसे पहले P1 को 4 ms के लिए वो प्रोसेसर असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे P1 को 4 ms के लिए, यानी कि 4 मिली सेकेंड के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए प्रोसेसर असाइन हुआ। उसके बाद ये 4 के आगे अभी नहीं चलेगा, कंटिन्यू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारा जो ये टाइम पीरियड है फिक्स है, हर एक को इतने टाइम पीरियड के लिए असाइन किया जाएगा और इसके एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाएगा। यानी कि जैसे ही 4 टाइम पीरियड आ जाएगा 4 ms, तो उसी टाइम पे ही P1 के एग्जीक्यूशन को फ्रेम किया जाएगा, और जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा ऑर्डर में उसको फिर एंट्री दी जाएगी, यानी कि फिर उसको प्रोसेसर असाइन होगा। तो अब नेक्स्ट जो प्रोसेसर असाइन होगा किसको असाइन होगा? P2 को, क्योंकि हमें पता है कि P1 के बाद कौन आया है? P2 आया। अब P2 को देखो, P2 का बर्स्ट टाइम क्या है? P2 का बर्स्ट टाइम भी आप साथ साथ लिखते जाओगे ताकि आपका क्लियर रहे। जैसे P1 था, P1 ने 4 कंप्लीट कर ली अपनी एग्जीक्यूशन 4 यूनिट ऑफ टाइम की। P1 की जो एग्जीक्यूशन लैग हुई दैट इज 20 यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है। आप P2 की देखो, P2 की अभी 3 यूनिट्स ऑफ टाइम में ही एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाएगा, इसको 3 से ज्यादा चाहिए ही नहीं। तो P2 के लिए आप जो ग्रैंड चार्ट पे शो करोगे, जस्ट यू हैव टू शो द 3 यूनिट्स ऑफ टाइम हियर। सो फॉर P2 द एग्जीक्यूशन विल बी कंप्लीटेड टिल 7। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ 3 ही चाहिए था, 4 5 6 7, ओके। P3 completely executed, इसका भी कुछ भी नहीं लगता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोसेस की टर्न आएगी P3 की। तो हियर एट 7 P3 comes, P3 प्रोसेसर विल बी असाइन टू द प्रोसेस P3। अब P3 का देखो कितना बर्स्ट टाइम है, P3 का बर्स्ट टाइम 3 है, P3 को भी 3 की ही रिक्वायरमेंट है अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। सो ऑन द ग्रैंड चार्ट यू विल शो हियर द वैल्यू अप टू 10, क्योंकि P3 जो है वो 3 यूनिट्स ऑफ टाइम में ही कंप्लीट हो गया है, उसको आगे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो हेयर मेंशन द टाइम पीरियड 10, ठीक है। इसको भी अब यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, इसका वर्क, दोनों का वर्क कंप्लीट हो चुका है, P2 का भी P3 का भी। बट अब तीनों हो गए, तीनों जो थे सिस्टम में आए थे तीनों की टर्न आ गई एक एक करके। अब वापस से फिर रोटेट होगा, अब वो चेक करेगा कौन सा प्रोसेस की एग्जीक्यूशन रह गई है। अभी P1 की एग्जीक्यूशन रह गई है, तो P1 के अलावा हमें पता है मैंने 3 ही लिए थे यहाँ पे, उनकी प्रोसेस ही नहीं है, तो आप सिंपली भी P1 को यहाँ पे शो कर सकते हो। जैसे एट 10 अगेन P1 एंटर्स इनटू द सिस्टम, P1 को प्रोसेसर असाइन होगा। हमें पता है किसके लिए? 4 के लिए, 4 टाइम पीरियड के लिए यह इसको असाइन किया जाएगा। सो हेयर on the grand chart you will show the first value 14, after that 14 plus 4 18, 18 plus 4 22, ये आपको देखना 24 कंप्लीट कर रही है टोटल इसकी, 26, और वो लास्ट जो आपका रहेगा दैट विल बी 30, 430। सो यहाँ पे आपका आया P1, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हुई 14
नेक्स्ट फिर से P1 अपना कब तक करेगा, जब तक कि उसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता। इधर है 18 एट दिस 22, कहीं जगह एग्जाम्पल पे जैसे P1 लेफ्ट है तो डायरेक्ट भी शो किया हुआ है 30, बट आप कंप्लीट शो करोगे 4 का डिफरेंस शो करते हैं 26 और ये लास्ट आप 30। ठीक है, तो 24 आप इस पॉइंट पे 30 पे आपका 30 यूनिट ऑफ टाइम पे P1 की एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको राउंड रोबिन का सोल्व करना है। एक टाइम स्लाइस ले लेना, टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग फीफो ऑर्डर में आपको वो ग्रैंड चार्ट पे मेंशन करना है। जिसको जितने टाइम की रिक्वायरमेंट है उतने टाइम पीरियड के लिए आप वहाँ पे टाइम यूनिट्स असाइन करोगे। जो जिसका भी एग्जीक्यूशन जितना रहेगा उसको आप साइड में लिख लेना, ताकि आपका जो सोल्यूशन है ग्रैंड चार्ट जो ड्रॉ वो एग्जैक्ट रहे। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या वेटिंग टाइम कैलकुलेट करो फॉर P1, P2 एंड P3। Three processes are here to calculate the waiting time। तीनों के लिए देखो, हमें अब P1 के लिए भी देखना पड़ेगा, P2 के लिए भी, जितने भी प्रोसेस आप लोगे एज एन एग्जाम्पल तो उसमें आपको वो कंसिडर करना है। वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हो फॉर P1? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स स्टार्टिंग टाइम, 0 से स्टार्ट हुआ था हमारा P1, उसके बाद अगेन वो सिस्टम में आपका कब स्टार्ट हुआ 10 पे, और प्रीएम्प्ट कब हुआ वो 4 पे। दिख रहा है आपको, 0 से स्टार्ट हुआ था, 4 पे वो प्रीएम्प्ट हुआ, वो हमने उसको माइनस किया है जब उसकी रीस्टार्टिंग की गई है सिस्टम में। यहाँ पे 10 पे वो रीस्टार्ट हुआ है, सो 10 माइनस 4 सिंपली जो आपका P1 का वेटिंग टाइम आएगा दैट विल बी 6। या फिर आप विदाउट दिस सिंपल भी कैलकुलेट कर सकते हो। जो आपका ये तो 0 है, 0 तो किस में भी ऐड करोगे 0 ही रहेगा। उसके अलावा जब आपकी एग्जीक्यूशन जैसे यहाँ पे 10 पे इसकी दोबारा से स्टार्ट हुई और 30 पे कंप्लीट हो गया, तो 10 तक इसको यहाँ पे वेट करना पड़ा, बट उससे पहले भी इसके टर्न आई थी सिस्टम में, सो दैट्स वाई 10 में से 4 को फिर माइनस कर दिया जब वो प्रीएम्प्ट हुआ था वो वाला टाइम पीरियड। सो 10 माइनस 4 किया तो इसका वेटिंग टाइम वैल्यू जो आपकी आएगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज 6। फॉर P2 वेटिंग टाइम है सिंपल है, P2 के लिए तो हमें दिख ही रहा है 4 है, 4 पे आते उसकी एग्जीक्यूशन हो गई थी। फॉर P3 ऑल्सो वेटिंग टाइम क्या है, ये भी आपका सिंपल है, दैट इज 7। सो व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम? तो एवरेज के लिए सिंपल है, इन तीनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3 6 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइड बाय 3, 17 by 3। and you will get 5.6 ms. This is the average waiting time for the process। ठीक है, तो ये राउंड रोबिन है, इसका एग्जांपल्स तुम खुद भी अपना सॉल्व करके देखना। एग्जाम में अगर आपका आता भी है तो सिंपली है, either you have to solve the question or either you have to calculate the waiting time or average waiting time for the processes। ठीक है, और इसके अलावा एमसीक्यू में हमें पता ही है मेन जो पॉइंट्स होते हैं फैक्टर्स होते हैं वही आते हैं। जैसे आपका राउंड रोबिन है वो फीफो बेस्ड है, टाइम स्लाइस यूज करता है और प्रीएम्प्टिव टाइप की शेड्यूलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप नेक्स्ट टाइप, दैट इज रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम। ये राउंड रोबिन था आपका, राउंड रोबिन के एग्जांपल्स ट्राई करना खुद से। और सेकंड टाइप आप देखो एल्गोरिथम रेट मोनोटोनिक। देखो
First of all, it is a static type of scheduling. सेकेंडली, क्यों है ये स्टैटिक टाइप क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि इसमें जो प्रोसेस की प्रायोरिटीज है वो फिक्स होती है। वो ऐसा नहीं है कि आफ्टर अभी एक प्रोसेस की अगर प्रायोरिटी हाईएस्ट है तो आफ्टर सम टाइम वो प्रायोरिटी लो हो जाएगी। नो, इसमें जो रेट मोनोटोनिक एल्गोरिदम होता है, यहाँ पे सभी की प्रोसेसेस की प्रायोरिटी इनिशियली जो असाइन कर दी गई है वो फिक्स ही रहती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्टैटिक शेड्यूलिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रायोरिटीज जो है वो फिक्स्ड है। नाउ प्रायोरिटीज आपको गिवन नहीं होगी, यू हैव टू असाइन द प्रायोरिटीज। आपको करना क्या है, जो भी प्रोसेसेस आपको गिवन है उनके पैरामीटर्स चेक करके आपको उनको प्रायोरिटी खुद देनी है। ठीक है, तो हमें करना क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल असाइनमेंट ऑफ प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज असाइन करने के बाद ही हम फिर उसको ग्रैंट चार्ट ड्रॉ करेंगे, उनको शेड्यूल करेंगे टास्क को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर असाइनिंग द प्रायोरिटीज यू नीड टू नो सम कॉन्सेप्ट हियर। यहाँ पे जो टर्म है आपका रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम, रेट किस चीज के रेट की बात कर रहे हैं? इट इज रेट ऑफ जॉब रिलीज। जॉब रिलीज यानी कि सिस्टम में आपकी कोई भी टास्क है या जॉब है वो कब रिलीज हो रही है। तो हियर इज अ सम फॉर्मूला दैट इज रेट ऑफ जॉब रिलीज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, ये डिवीजन में है 1 बाय पीरियड, टाइम पीरियड भी कह सकते हैं इसे। इट मीन्स कि जो रेट ऑफ जॉब रिलीज होता है फॉर रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है कि जो आपका टाइम पीरियड होता है किसी भी टास्क से रिलेटेड और उसका जो जॉब रिलीज टाइम है, रेट ऑफ जॉब रिलीज है, वो आपस में कैसे होते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, डायरेक्टली और इनवर्सली। तो ये दोनों जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हमें पता है कि अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो रेट ऑफ जॉब रिलीज कम होगा, अगर रेट ऑफ जॉब रिलीज ज्यादा होगा तो उसका टाइम पीरियड कम होगा। ठीक है, अभी ये है क्या टाइम पीरियड आपको बता दूं मैं आगे। वन मोर, जो हमारी रेट ऑफ जॉब रिलीज है that is directly proportional to the priority of the task। ठीक है, अभी क्या कहता है कि रेट ऑफ जॉब रिलीज जो है वो टाइम पीरियड के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट जो हम टास्क की प्रायोरिटी असाइन करेंगे उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जिस टास्क की प्रायोरिटी ज्यादा होगी उस टास्क का रेट ऑफ जॉब रिलीज भी ज्यादा होगा, और जिस टास्क की टाइम पीरियड ज्यादा होगा उस टास्क का रेट ऑफ जॉब रिलीज वो कम होगा। ठीक है, अब जॉब रेट ऑफ जॉब रिलीज जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे फेज, कि किस टाइम पे वो रिलीज हो रही है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, किस टाइम पे वो सिस्टम में रिलीज हो रही है, दैट इज द रेट ऑफ जॉब रिलीज। उसके बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा यहाँ पे कि एक टाइम पीरियड होता है ये जिसके बाद आपकी कोई भी जो प्रोसेस है वो दोबारा से सिस्टम में एंटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी प्रोसेस के लिए टाइम पीरियड दे देती हूँ 4 ms, ठीक है, तो वो प्रोसेस, ये टाइम पीरियड है आपका, हर एक प्रोसेस की होगी, नहीं कि एक ही प्रोसेस का होगा टाइम पीरियड, है सबका होगा। ठीक है, तो अगर वो 4 ms का मैं टाइम पीरियड इसको दे देती हूँ और जो रेट ऑफ जॉब रिलीज है वो है इसका 0, तो इट मीन्स ये कैसे चलेगा, इसकी जो टर्न आएगी वो फर्स्ट इसका स्लॉट बनेगा 0 to 4। ठीक है, 4 इसका क्या है यहाँ पे टाइम पीरियड, उसके बाद अगेन इसकी टर्न आएगी एट 4 पे, वो फिर से सिस्टम में रिलीज होगा, वो चलेगा 8 तक, अगेन 8 पे उसकी टर्न आ जाएगी, फिर वो अगेन ऐसे चलेगा 8 से 12 तक। तो ये होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या यहाँ पे 4, तो 4 जितना टाइम पीरियड होगा उतने उतने यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए उसके स्लॉट बनते जाएंगे, और उस स्लॉट में वो फिर से चाहे तो एंट्री ले सकता है, यानी कि फिर से वो प्रोसेसर की असाइनमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, और अगर किसी प्रोसेस की टाइम पीरियड वैल्यू सपोज 2 है तो उस केस में क्या होगा, सभी यहाँ पे फेज रेट ऑफ जॉब रिलीज सभी का ही 0 रहेगा स्टार्टिंग में इनिशियली। तो यहाँ पे रेट ऑफ जॉब रिलीज इसका क्या है 0, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चलेगा 0 से 2, यानी कि 0 से 2 टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट हो सकता है।
लेकिन इनकी एक कंडीशन होती है कि एक टाइम पीरियड में ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो सकते हैं, उससे ज्यादा बार एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। जैसे सपोज ये जो आपका टीपी है ये प्रोसेस 2 के लिए, और प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट होने के लिए सिर्फ बर्स्ट टाइम 1 ही है इसका, यानी कि एक एमएस में कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 0 to 2 मिल सकता है इसको, लेकिन ये तो 0 to 1 में ही एग्जीक्यूट हो गया, तो 1 to 2 जो हो गया वो स्लॉट फ्री हो गया। अब आपका सिस्टम चाहे तो वो स्लॉट किसी और को भी दे सकता है। अब ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि 1 to 2 में वो फिर से इसी को दे देगा, नो, क्योंकि इसका एक टाइम स्लॉट में ये एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा 0 to 2 में। आफ्टर दैट वो 2 to 4 में फिर एंट्री ले सकता है, इसी तरह से फिर वो 4 to 6 में, फिर 6 to 8 में, इस तरह से होगा। अभी कंप्लीट एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो टाइम पीरियड है क्या, सिंपली वो वैल्यू है जिस टाइम के बाद वो सिस्टम में फिर से एंट्री ले सकता है, फिर से वो रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है टू एक्सेस द प्रोसेसर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग ही आप असाइन करते हो प्रोसेस को प्रायोरिटी। कैसे, देखिए, in this rate monotonic algorithm each process has two parameters। और टू पैरामीटर्स क्या हैं आपके यहाँ पे, फर्स्ट होता है टाइम पीरियड एंड सेकेंड पैरामीटर इज द एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम, यानी कि वो टाइम जिस टाइम पे उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। ये दो यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं। सो बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स हम उस प्रोसेसेस को असाइन करते हैं प्रायोरिटीज। ठीक है, अभी आपका टाइम अप होने वाला है, ये वाला एल्गोरिदम, और नेक्स्ट जो है एडलेस डेडलाइन फर्स्ट, ईडीएफ, ये दोनों ही हम कल करेंगे, लिटिल बिट डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपके इसका राउंड रॉबिन ट्राई कर लेना आज, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो भी बताई इसको आप स्टडी करना। पीरियड और एग्जीक्यूशन टाइम हर एक प्रोसेस के साथ आपको मिलेगा, जिसपे बेस्ड आप इनको प्रायोरिटी असाइन करोगे। ठीक है, कैसे असाइन करोगे, देखो ऊपर अभी बताया कि टाइम पीरियड रेट ऑफ जॉब रिलीज के और प्रायोरिटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जिसका टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी कम होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हो कि किस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पे ले रही थी P1 है, P1 को मैंने ले लिया टाइम पीरियड वैल्यू सपोज 2, एग्जीक्यूशन टाइम